हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि हमने आपको सुबह की वीडियो में बोला था कि आज हम आपके लिए टॉप 25 एनसीईआरटी बायोलॉजी एमसीक्यू लेकर आगे 2021 में जो भी एग्जाम आने वाले अब उन सभी के लिए आज के क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपने 25 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस राइट किए हुए, जिससे हमको भी पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी है। अब हमने 2021 के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है। 1 फरवरी से आपके टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। टॉपिक वाइज हम आपको कराएंगे तैयारी। पहले टॉपिक, फिर उसके संबंधित जो भी एमसीक्यू होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते वही एमसीक्यू हम आपको कराएंगे। तो अभी आपका टेस्ट चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 3 टेस्ट हो चुके। आपने यदि वो टेस्ट अभी तक न दिए हो तो एक बार उन टेस्ट को जरूर दीजिएगा, ठीक है। और अभी 1 फरवरी जब तक नहीं आएगी तब तक आपके इसी प्रकार टेस्ट चलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तो आप अभी हमारे साथ जुड़ सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। यदि आप 2021 में सिलेक्शन लेना चाहते हो सीपी नेट के जरिए नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल में, तो आप लगातार कोशिश कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। गारंटी हम देते हैं कि आपका 2021 में जरूर ही सिलेक्शन होगा। लगातार हमारे साथ जुड़े रहेगा, अपनी कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तो आपका 2021 में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और हम 1 फरवरी से आपके ये टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। हम आशा यही करते हैं आप सभी से कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे, और जो स्टूडेंट्स हमसे अभी न्यू जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक कर ले, जिससे जो भी हम वीडियो डालें आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम आशा आपसे हमेशा यही करते रहते हैं कि जिस प्रकार से आपने हमारे पुराने चैनल को सपोर्ट किया था, जो इस टाइम आप बंद हो गया, उसी प्रकार से आप इस चैनल को भी सपोर्ट करोगे। यदि आप सपोर्ट करोगे तो जल्द ही हम आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 1000 सब्सक्राइब जैसे ही कंप्लीट हमारे होते हैं वैसे ही हम आपके लिए लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास कमेंट करते हैं कि दीदी लाइव क्लास कब चलेगी। तो लाइव क्लास आपकी तभी चल पाएगी डियर स्टूडेंट जब हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे। बिना 1000 सब्सक्राइब के लाइव क्लास नहीं चलेगी। इस पर यूट्यूब का ये नियम होता है, ठीक है। तो 1000 सब्सक्राइब जैसे ही हमारे कंप्लीट होंगे हम आपकी लाइव क्लास चला देंगे। तो आशा हमारी यही करते हैं हमेशा कि आप इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। टॉप 25 क्वेश्चन है आज के, और सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है। ग्लूकोज है, गैक्टोज है, आइसोमाल्टोज है या माल्टोज है। तो याद रखना, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद बनता है वो आपका ग्लूकोज बनता है। याद रखिए इस बात का। स्टार्च का जो पाचन शुरुआत जो होती है स्टार्च के पाचन होने की, वो मुख के द्वारा होती है। मुख में एक एंजाइम पाया जाता है, जैसा कि आपको पता होगा, टाइलिन नाम का एंजाइम, जो लार ग्रंथियों से स्रावित होता है। वो स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। स्टार्च जो होता है उसे ये माल्टोज में चेंज कर देता है, और माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज में बाद में जाके चेंज हो जाता है। तो स्टार्च के पाचन में यदि अंतिम उत्पाद यदि आपसे पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना ग्लूकोज पर ही आपको टिक करना, ना कि माल्टोज पर। माल्टोज जब टाइलिन एंजाइम स्टार्च को जब चेंज करता है, जो टाइलिन नाम का एंजाइम होता है वो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। स्टार्च को किस में चेंज करता है, माल्टोज में। लेकिन माल्टोज जो होता है बाद में जाके किस में चेंज होता जाके, तो ये ग्लूकोज में बदलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्टार्च को पचाने में जो एंजाइम सहायक है वो आपका कौन सा है, टाइलिन एंजाइम है, जो हमारे मुख में पाया जाता है, जो लार ग्रंथियों से स्रावित होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारी होती है, जो मुख में पाई जाती है, उन्हीं से ये एंजाइम स्रावित होता है, ठीक है। तो इस स्टार्च का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या होता है, स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद बनता है वो आपका ग्लूकोज बनता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है अच्छा क्वेश्चन है। कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है। कुनेन जो होती है वो किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है सिनकोना की,
देवदार की, नीम की या यूकेलिप्टस की। तो कोनीन जो होता है वो सिनकोना की छाल से निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोनेन का जो उपयोग किया जाता है वो मलेरिया में किया जाता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। और सिनकोना जो होता है ये रूबिसेसी कुल का पादप है, रूबिसेसी कुल का ये पादप है। और सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त किया जाता है, तो कोनेन प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको सुमेलित करना है, मेल बताना है। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही है, यानी आपको सही का बताना होगा। तो देखो इसमें जो देखते हैं बीसीजी जो होता है वो किस, जैसे टिटनिस लिखा है तो टिटनिस बीसीजी से क्या संबंधित है, स्कर्वी थाइमीन से संबंधित है क्या, मलेरिया क्लोरोक्वीन है कि राजअक्षमा टीबी एटीएस से संबंधित है या नहीं है। तो आपको ध्यान में होगा बीसीजी का जो टीका होता है वो किससे संबंधित है, टीबी से संबंधित है। बीसीजी का जो टीका होता है वो टीबी में लगाया जाता है, लेकिन इसका टिटनिस से कोई संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो गलत हो गया। स्कर्वी थाइमीन से कोई संबंध नहीं है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थाइमीन होता है, जबकि स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ये भी गलत हुआ। राजअक्षमा जो टीबी होता है उसमें एटीएस से उसका कोई संबंध नहीं है। मलेरिया में क्लोरोक्वीन नाम की औषधि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मलेरिया में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरोक्वीन नाम की औषधि का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आने की संभावना भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बीटी बीज संबंधित है। बीटी बीज किससे संबंधित है, चावल से, कपास से, तेल से या गेहूं से। तो बीटी बीज जो होता है वो कपास से संबंधित है। किससे संबंधित है, कपास से। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन का राइट होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर और याद रखें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटी में कौन सा जीवाणु सहायक होता है, बीटी फसल में कौन सा जीवाणु का उपयोग किया जाता है, तो उसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजेसिस। बैसिलस एक जीवाणु का प्रकार होता है, बैसिलस थ्यूरिंजेसिस। इसमें इस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, बैसिलस थ्यूरिंजेसिस, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, बीटी फसलों में किया जाता है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। तो बीटी बीज किससे संबंधित है, कपास से संबंधित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का कि निम्न युग्मकों में कौन सही सुमेलित है। निम्न युग्मकों में कौन सही सुमेलित है, जैसे ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर से है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड दांत से है, फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रसादी से है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड अम्ल वर्षा से है। तो देखो जस्ट अभी आपके 2020 में सीपी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रसादी में कौन सी गैस थी, कौन सी गैस का विस्फोट हुआ था, तो वो आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ये क्वेश्चन अभी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 महीना पहले ही सीपी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था सैफई पैरामेडिकल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है जो आगे जो और बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा देखो क्या होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड दांत से क्या संबंधित है, तो ऐसा नहीं है। फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रसादी से संबंधित, तो ये भी नहीं है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का अम्ल वर्षा से कोई संबंध नहीं है। जबकि ओजोन रिक्तता से चर्म कैंसर होता है। ये जो ओजोन गैस जो होती है वो हमारी समताप मंडल में पाई जाती है, और समताप मंडल में यदि ओजोन परत में यदि छिद्र हो जाए तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती है वो पृथ्वी पर आएंगी, और पृथ्वी पर आएंगी तो मनुष्य को त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है। कौन सा कैंसर उत्पन्न करती, त्वचा कैंसर, जिसे हम चर्म कैंसर भी कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी एक भी संबंध सही नहीं लिखे थे, लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए था वो इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नया क्वेश्चन है आपके लिए, आपने इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स नाम का एक पदार्थ है, वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो याद रखना ये जो पदार्थ है वो कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जितने भी कीट होते हैं वो अपने मार्ग को पहचानने के लिए इस पदार्थ को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि चींटी कह सकते हो आप। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फेरोमोन्स नाम का जो पदार्थ होता है वो कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो कहाँ पर होती है? तो आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? जनरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो याद रखिए जो कार्यशील महिला होती है, जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं, उनको एक दिन में डेली कितनी प्रोटीन खानी चाहिए? तो 45 ग्राम प्रोटीन खानी चाहिए। कितनी प्रोटीन खानी चाहिए? 45 ग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आज का। हर्त ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? हर्त ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? तो हर्त ग्रंथियां जो होती है संघ आर्थ्रोपोडा के जीवों में पाई जाती है, जिसे हम मेलपिगियन नलिका भी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो वो हर्त ग्रंथियां होती हैं। तो वो हर्त ग्रंथियां किससे संबंधित होंगी? तो ये ग्रंथियां हमारी उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती? उत्सर्जन से। और ये संघ आर्थ्रोपोडा के जीवों में पाई जाती है। जितने भी आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य होते हैं उन सभी में हर्त ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसे हम मेलपिगियन नलिका भी कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का हमारा। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? पक्षियों के जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं? तो पक्षियों के जो पंख होते हैं वो रूपांतरित अंग होते हैं। आगे वाले जो अंग होते हैं रूपांतरित अंग, जो आगे वाले जो अंग होते हैं वो पंखों में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? पंखों में। तो रूपांतरित अग्र अंग होते हैं वो पंख, पक्षियों के जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं? रूपांतरित अग्र अंग होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रूपांतरित जो आगे वाले अंग होते हैं वो पंखों में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा वसा से संबंधित है, फैट से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर बताइए। विचार करके आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। वसा ठोस रूप से शरीर की ऊर्जा प्रदान करती है। वसा शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। वसा एंजाइम तथा विटामिन का निर्माण करती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखिए सबसे अच्छा सबसे राइट आंसर कौन देता है। आपको ऑप्शन नंबर केवल ए लिखा है, केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए के, बी के, सी या डी होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से और आंसर बताएं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? पेनिसिलिन जो औषधि होती है वो किससे निकाली जाती है? खमीर से, शैवाल से, खुम्ब से या फफूंदी से? तो आपको पता होगा पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक औषधि है, प्रतिजैविक औषधि है। तो जो पेनिसिलिन होती है वो फफूंदी से निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है? फफूंदी। फफूंदी क्या होता है? एक प्रकार का कवक, जैसे कि कवक कह सकते हैं हम, इसे हम फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फंजाई। और पेनिसिलिन जिस कवक से निकाली जाती है उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। क्या होता है? पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से पेनिसिलिन नाम की औषधि प्राप्त की जाती है, जो एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? अच्छा ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी औषधि से संबंधित है। यक्ष्मा के विरुद्ध, यक्ष्मा आपको पता होगा क्या होता है? तो यक्ष्मा एक प्रकार की, जैसे हम टीबी कहते हैं, यक्ष्मा का दूसरा नाम है टीबी। टीबी यानी तपेदिक भी कहते हैं। तपेदिक, टीबी, यक्ष्मा एक ही बात होती है। तो यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषधि असरदार होती है?
यानी टीबी में कौन सी दवाई हमारी असरदार होती है। तो याद रखिए टीबी में जो दवाई असरदार होती है वो आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की जो औषधि होती है वो टीबी के उपयोग में, टीबी के उपचार में लाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मूल जड़ का जल अवशोषण से संबंध भाग क्या है। जो मूल यानी जो जड़ होती है उनका जल अवशोषण किसके द्वारा होता है। जल का जो अवशोषण होता है, जो सोखना होता है वो किसके द्वारा होता है। तो मूल में जो मूल रोम पाए जाते हैं, जो रेशे पाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा अवशोषण की क्रिया होती है। तो जो ऑप्शन नंबर जो बी लिखा है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मूल रोमों का क्षेत्र, मूल रोम जो होते हैं, मूल में जड़ों में पाए जाने वाले जो रेशे होते हैं उन्हीं के द्वारा अवशोषण की क्रिया होती है। किसमें? पादप में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आज का हमारा। एस्बेस्टस द्वारा फैलने वाला रोग है। एस्बेस्टस एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है, याद रखें इस बात को। एस्बेस्टस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो इसके द्वारा वात स्फीति या एम्फाइसमा नाम का रोग फैलता है। कौन सा रोग फैलता है? वात स्फीति को इंग्लिश में एम्फाइसमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्फाइसमा। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया होता कि एम्फाइसमा एक प्रकार का श्वसन संबंधी रोग है जो फेफड़ों में सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। जब आप एम्फाइसमा रोग आपको हो जाएगा तो आप सांस लेने में आपको प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में आपको तकलीफ आती है। तो एस्बेस्टस द्वारा जो फैलने वाला रोग है वो आपका वात स्फीति यानी एम्फाइसमा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीटी बैंगन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बीटी फसल जो होती है उस बीटी फसल, देखो बीटी में बैंगन भी बीटी की फसल से तो बीटी के द्वारा उगाया जाता है, कपास भी उगाया जाता है, टमाटर भी होते हैं। तो याद रखिए बीटी बैंगन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह बैंगन की एक नई किस्म है क्या? यह एक आनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैंगन है? यह बैंगन की एक जंगली किस्म है कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखें जो बीटी बैंगन होती है वो आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन है। उसका आनुवांशिक रूप जीन को चेंज कर दिया जाता है जब बीटी बैंगन को उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे जो भी क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपके तभी क्वेश्चन रिवाइज अच्छे से हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? जैव प्रौद्योगिकी जो बायोटेक्नोलॉजी शब्द है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो जैव प्रौद्योगिकी जो शब्द है वो कॉल इरिक के द्वारा दिया गया था। जो ऑप्शन नंबर ए लिखा है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो कॉल इरिक के द्वारा दिया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीवधारियों का जो आनुवांशिक संगठन होता है उसे क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी के जीन की फिनोटाइप या जीनोटाइप? तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पहले से दिख रहा है, जो नीला, जीनोटाइप। जीनोटाइप जो होता है वो क्या होता है? जीवधारियों का आनुवांशिक संगठन। जीवधारियों का जो आनुवांशिक संगठन होता है उसे जीनोटाइप कहा जाता है। जो लक्षणा प्रारूप, जिससे जो जीवधारियों के जो ऊपरी लक्षण जो जैसे आपको दिखते हैं, उसका जो शरीर बाहर के जो दिखता है वो आपके लक्षण होते हैं और लक्षणों को क्या कहा जाता है? फिनोटाइप कहा जाता है। लक्षणा प्रारूप को फिनोटाइप कहा जाता है जबकि जीन प्रारूप को जीनोटाइप कहा जाता है। जो जीन से संबंधित होगा वो जीनोटाइप कहलाता है और जो लक्षणों से संबंधित होगा वो उसे फिनोटाइप कहा जाता है। तो जो लक्षण हमको दिखाई देते हैं उनको फिनोटाइप कहा जाता है और जो लक्षण हमको दिखाई नहीं देते, अनुवांशिक होते, उनको क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। और जो लक्षण हमको दिखाई देते उनको फिनोटाइप कहा जाता है। शायद हम पिछले गलत बोल गए, ठीक है, तो कोई बात नहीं। जो लक्षण हमको दिखाई देते उनको फिनोटाइप कहा जाता है और जो लक्षण हमको दिखाई नहीं देते, अनुवांशिकी होते, उनको जीनोटाइप कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों शब्द इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य क्या कहलाता है? एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है, तो यह तथ्य क्या कहलाता है? देखो, मेंडल से संबंधित ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, हमेशा, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो एक जीन के जो दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षण होते हैं जो उनको नियंत्रित करता है, उसे उन तत्व को क्या कहते हैं? तो उसे हम बहुप्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या है आज का। 21 क्वेश्चन है कि मानव में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम की किस कारण से होती है? डाउन सिंड्रोम के किस कारण से होती है? जो वंशाणु एक प्रकार, देखो आपको पता होगा डाउन सिंड्रोम, जितने भी सिंड्रोम होते हैं, चाहे पटाऊ सिंड्रोम हो, चाहे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सभी सिंड्रोम के प्रकार होते हैं, विकार के प्रकार होते हैं, और ये सभी आनुवंशिकी रोग होते हैं। कैसे रोग होते हैं? आनुवंशिकी, जो मानव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते रहते हैं हमेशा। तो क्या होता है? डाउन सिंड्रोम जब आपको होगा तो गुणसूत्र के 21वें गुणसूत्र गुणन के कारण, यानी 21वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? इसका लक्षण होता है इसमें गुणसूत्र के 21वें गुणसूत्र जो होता है, 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। यदि आपके यानी मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं तो 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47, क्योंकि एक गुणसूत्र की अधिकता होती है। जबकि जो हमारा एक सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम जो होता है, उसमें एक गुणसूत्र की कमी आती है। एक गुणसूत्र की क्या आती है? कमी आती है। उसमें 46 से 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? तो उसे हम युग्म विकल्पी यानी एलील कहते हैं। एलील कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसे युग्म विकल्पी कहा जाता है। जब विरोधी गुणों का युग्म होता है, जैसे कि आप कह सकते हो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दोनों युग्म कैसे? विरोधी हैं। एक कैपिटल है, एक स्मॉल है। तो ये जब विरोधी गुणों का जब युग्म बनता है, जोड़ा बनता है, तो उस विशेषता को उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम युग्म विकल्पी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एलील कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेंडलीव से संबंधित जो नियम है वो इम्पोर्टेंट है, आप हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है? हमारे शरीर में आनुवंशिकी की इकाई किसे कहते हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि आनुवंशिकी की इकाई किसे कहा जाता है, तो जीन को आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है। क्योंकि बहुत सारे जब जीन मिलते हैं तो डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए से फिर गुणसूत्रों का निर्माण होता है। जो गुणसूत्र होते हैं उन्हीं में डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए में क्या होते हैं? जीन होते हैं। तो जीन से मिलकर क्या बनते हैं? डीएनए। तो आनुवंशिकी की यदि आपसे इकाई पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? जीन को बताओगे। क्या बताओगे? जीन को। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऑटोसोम्स क्या है? ऑटोसोम्स यानी समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? तो याद रखें, लिंगी गुणसूत्र को छोड़कर सभी जो बचे हुए जो गुणसूत्र होते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स कहा जाता है। 22 जोड़ी जो होते हैं वो आपके ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि बचा हुआ जो 23वां जोड़ी होता है उसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, जिससे पता लगता है ये मेल और फीमेल का। ठीक है, तो 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो आपका लिंग गुणसूत्र होता है, और 22 जोड़ी जो होते हैं आपके वो सभी क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोसोम्स, जिसे हम समजात गुणसूत्र भी कहते हैं। यानी 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, जो 44 गुणसूत्र होते हैं, वो आपके समान होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है?
जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण करने में क्या उत्तरदायी होता है, तो वो आपका डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जीव कोशिकाओं में जो आनुवांशिक लक्षणों को जो नियंत्रित करता है, जो कंट्रोल करता है, वो आपका क्या होता है, डीएनए होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो हमने आपको, ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आज। हमने आपको जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे और भी स्टूडेंट्स को पता लगे कि यहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट हो गया 2021 के लिए, और आप हमेशा इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहेगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।